हाय दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान हो गया था इसलिए मुझे क्लास कट करनी पड़ी थी। अभी फिर से क्लास को मैं रेगुलर किया। और ये आपका जो मैराथन वाली क्लास है, मैराथन वाली क्लास जो पॉलिटिक है, पॉलिटिक कंप्लीट कराने के बाद तो आप लोग को आगे आगे वाली, जैसे आज मैं सोचा हूँ कल कल यूपी स्पेशल का करंट कुछ बता देंगे आपको, ताकि यूपी स्पेशल का करंट जो आपके लिए बहुत काफ़ी मददगार है, हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आवाज़ तो सही आ रही है आप लोगों की। आप लोग की क्लास में आवाज़ सही है भैया। चलो क्लास शुरू कर देते हैं। ये क्लास शुरू करने का मेरा मेन मकसद है ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना। चलिए, दो लोग जुड़े हैं, क्या कौन कौन जुड़ा है नहीं पता। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी हमारी। बस भैया, हो गया हो गया हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, शुरुआत हम कर देते हैं क्योंकि बहुत लेट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद, क्या भारत में एक मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। मंत्रिपरिषद मतलब जो सत्ता में है। ठीक, क्या? अविश्वास प्रस्ताव, भ्रष्टना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। ठीक, इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा भारत के मंत्रिमंडल द्वारा रखा जा सकता है, तो आपको बताना है सीधे सीधे इसमें से कौन रखा जा सकता है मंत्रिमंडल के द्वारा। यही क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा रखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विपक्ष, देखो ये क्या है कि ये देखो, ये विपक्ष के द्वारा ही लाया जाएगा ना, ये तो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। भर्त्सना सरकार अपनी भर्त्सना क्यों करेगी, ये भी क्या करेगा, ये भी विपक्ष ला सकता है भैया। तो स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव भी तो आता है। और विस्तार मतलब विश्वास प्रस्ताव किसको होते हैं, विस्तार प्रस्ताव उसको बोलते हैं, विश्वास प्रस्ताव कि जब हम क्या विश्वास प्रस्ताव पारित कराते हैं तो सरकार को विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं, मैं बहुमत में हूँ। तो इसके लिए क्या करता है, इसको सरकार करती है, क्या इसको सरकार लाती है, इसको सरकार लाती है। इतनी बातें आप ध्यान रखो। कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोग के लिए, बस एक सेकंड, कलर चेंज कर लूँ। चलिए ठीक, आप लोग का देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, अभी लाइव में क्लास ले रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आवाज़ जो भी होगी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। अभी चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 मतलब 371 ख में निम्नलिखित में से राज्यों में से किसके लिए विशेष प्रावधान प्रावधानित है? कौन? महाराष्ट्र, गुजरात है, असम और नागालैंड और मणिपुर, इसमें से एक के लिए किया गया है। तीन ख तो आपको मालूम होना चाहिए, जो तीन ख दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है, ये असम के लिए दिया हुआ है, ये असम का है। देखो ये क्या है, जो 371 है ये नागालैंड का था, ठीक, नागालैंड का था। तो ऐसे मैंने याद कर लिया था बी, यानी 371, जो 371 क्या है, 371 ख यानी इसको बी, हमने असम याद किया था, हमने असम याद किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपको कह रहा है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। किसके संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। इसको आपको बताना है। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद आपका 53, अनुच्छेद 53 में एकदम व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत तेजी से चलना है आगे।
ठीक, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है क्या? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, या समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अब देखो इसमें से पूछा है कि क्या है एक, अब इसको ध्यान रखें, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में कौन कौन से चीज सम्मिलित है मेरे भाई? इसमें देख, इसमें क्या होगा, जो इसमें है एक संघीय वाले में, इसमें सब शामिल है। संघ और राज्यों का संबंध भारत में है, राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है, समन्वय के लिए भी तंत्र है, ठीक है, विवादों का सुलझाना के लिए जब केंद्र और राज्य, जो राज्यों के बीच में जब कोई विवाद होता है, तो दो सवाल नदियों का विवाद है, किसी का होता है, तो इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब लोग समझाने के लिए दो जगह से अपना उसको जुड़ाव करते हैं, दो जगह से उसको क्या करते हैं लोग, अपना जुड़ाव करते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी। अब देखो, संघ और राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध हो गया ये, ठीक, समन्वय के लिए तंत्र ही है, विवादों के लिए न्यायालय की बात यहाँ इन्होंने कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग पूछा तो भैया 324, अभी बहुत चर्चा में था, अभी बहुत चर्चा में था वोट को लेके, ये 324, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अनुच्छेद क्या है? ये आपका चुनाव के लिए कौन सा संबंधित अनुच्छेद के लिए आपका, और फिर निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग जो है आपका क्या है? ये बहुसदस्यीय है। ये क्या है? बहुसदस्यीय है, ये नहीं कि एक सदस्यीय। इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस दो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और दो सदस्य होते हैं। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एक सदस्य और दो, एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखो आपको क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है। क्या बताना है भाई? आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या बताना है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक, यह केवल मूल और अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक, यह मामला को अपीली और परामर्श संबंधी अधिक क्षेत्राधिकार में रखता है। 771 नंबर क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, देखो ये क्या है, ये मूल अपीली, ये क्या है, मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ये सब क्षेत्राधिकार नहीं रखता है, बस मूल और उसको रखता है। ठीक, ये मूल और उसको क्षेत्राधिकार को अपने पास रखता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन भी आप देखते हुए चलिएगा। ये नहीं कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, छूटेगा कुछ नहीं, आपका सब सब कंप्लीट करते हुए चलते हैं इसमें। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। बताइए ये क्या था? जब प्रस्तावना हम पढ़ाते हैं हम भारत के लोग, उसमें इसका जिक्र हुआ 11 फरवरी 1948, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना की डेट आप याद रखोगे। लोकपाल बिल का मसौदा यानी आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधि में से सम्मिलित है। कौन कौन से लोग भैया जो था मूल अधिकार, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इसमें आपके पहले भैया थे यही, क्योंकि ये क्या थे, ये आपके ये जो अन्ना हजारे जी थे, ये आपके इसके लोक बिल लाने के लिए क्या थे? अनशन पे थे, ये अनशन पे थे। लेकिन इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रशांत जोशी इसमें शामिल हैं क्या? प्रशांत जोशी इसमें शामिल हैं क्या? प्रशांत जोशी इसमें शामिल थे? नहीं थे। फिर क्या संतोष हेगड़े? नहीं। किरण बेदी थी, किरण बेदी कुछ टाइम के लिए इसमें थी, लेकिन संतोष हेगड़े क्या थे? संतोष हेगड़े थे, संतोष हेगड़े हमारे थे। और पांचवा क्या? शांति भूषण, शांति भूषण। 1 3 5, 1 3 5, आंसर डी हो जाएगा आपका, 1 3 5, ये लोग अपना उसमें थे। ठीक, भ्रष्टाचार। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने क्या, भारत के लोगों ने संविधान को क्या किया था? यहाँ पे देखो, संविधान आदेशित किया था। ठीक, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पे सही है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। देखिए इसमें से क्या सही होगा आपका, इसमें से आपका क्या सही है। देखिए ये जो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था भैया, ये सही है। उद्देश्य क्या? उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ति करती है, ये भी आपका सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ठीक है भैया, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या गलत है भैया? राज्य के मुखिया के को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यही गलत है। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं। आंसर नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ब कृषि मिशन 1942 के द्वारा, फिर सर क्या है, सी आंसर क्या? भारत सरकार स्वतंत्र अधिनियम 1947 के द्वारा, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट। 1957 का बलवंत राय मेहता समिति में कितनी बार बताते हुए चला गया आपको उनकी, और इन्होंने कब दिया था? 1958 में अपनी रिपोर्ट दी थी, अपनी रिपोर्ट। बलवंत राय मेहता समिति समझ लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक,
प्रमुख विशेषता बताइए। उसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक, भैया मौलिक अधिकार का संरक्षक हमारा कौन, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, क्वेश्चन पूछा कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। ठीक, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो हमारी न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका हमारी मौलिक अधिकार की संरक्षक है। चलो 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। गोरखा रेजिमेंट होती है, तो इसको पूछा कि 2000 जो गोरखा है, गोरखा को क्या पूछा है, गोरखों का पूछा है आपसे कि 2025-23 में 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो 2003 में गोरखाओं को कहाँ पे, उत्तराखंड में ही रखते हैं ना। गोरखा रेजिमेंट थी क्या, गोरखा रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट होती है। आपको पता है ना बिपिन रावत, क्या जो बिपिन रावत थे आपके, जो बिपिन रावत थे आपके पहले सीडीएस थे, पहले सीडीएस। भैया 21 पहले सीडीएस थे। आप हमको बताइएगा कमेंट में कि किस रेजिमेंट के, ये किस रेजिमेंट से थे, किस रेजिमेंट से जुड़े थे। ठीक, इनकी जिनकी क्या थी, प्लेन क्रैश में क्या दुर्घटना ग्रस्त हुए थे, जो प्लेन क्रैश में दुर्घटना ग्रस्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। जो 2G के लिए था तो उसमें कौन शामिल है, तो इसमें भैया आपका कौन शामिल है, अब बताना इसमें से कौन शामिल है। तो 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से इसमें शामिल है। टोटल कितने सदस्य थे, 3। और ये 2G है, बार बार पूछता है 2G किसका, 2G का मतलब क्या होता है, 2G का मतलब तो जनरेशन होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। 2G का मतलब आप हमें बताइएगा बाद में। इसमें क्या है, इसमें इसमें 20 सदस्य किसके भैया, 20 सदस्य आपके लोकसभा उच्च सदन के, निम्न सदन के, 10 सदस्य लोकसभा के। टोटल कितने सदस्य हो गए, टोटल 30 सदस्य हो गए। क्या जांच कर रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में इन्होंने जांच में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, 2G घोटाले का परीक्षण कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो पीसी जाको थे ना, ये पीसी जाको थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत पुराना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या करेगी, जब त्यागपत्र दे देगी सामूहिक रूप से, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, हाँ ये तो बात सही है, ये तो कह देंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार का गठन हेतु हम चुनाव होगा, हाँ चुनाव करा जाएगा। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनाने तक पदभार निर्वहन करेंगे, हाँ ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। इसका आंसर यही सही होगा, इसका आंसर यही सही, क्योंकि ये स्थिति नहीं है। आपसे पूछा कौन सी स्थिति नहीं पैदा होती है उस टाइम में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं। जो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा उसमें एक कौन स्वीकार था और कौन स्वीकार नहीं था। ठीक, कौन स्वीकार था, कौन स्वीकार नहीं था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो इसमें बताना क्या है, देश के लिए लिखित संविधान, ठीक, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ठीक, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समन्वित यानी नॉमिनेट किया जाना। ठीक, इसमें क्या पूछा है, अवयव नहीं था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कौन सा एक इसमें से सम्मिलित नहीं, यही क्वेश्चन आपसे इसमें हमने पूछ रखा था। ये क्या था, जो विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नामांकित या नॉमिनेट किया जाना था, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी ये तीनों क्या थे, देश के लिए लिखित संविधान होना चाहिए था। ठीक, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये भी था। एक संघ की योजना पर विचार करना, ये भी था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोधी कानून आच्छादित नहीं है। ठीक, किसी दल से एक साथ संपूर्ण दल बदल, भैया टोटल लोग चले जाएंगे तब तो है। किसी दल से विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, अब विभिन्न चरणों में हो रहा है, तो चरण का मतलब कितने कितने लोग जाने, मुझे क्या पता है, चरण भी नहीं बताया कि एक चरण में जाएंगे कि 2 चरण में जाएंगे। इसमें एक चरण में जाएंगे कि 2 चरण में जाएंगे। ठीक, और क्या है, और इसमें दिया है कि संसद एक साथ लघु दल बदल, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। आच्छादित नहीं है मतलब ये सब तो हैं, ये सब अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो। किसी भी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरी पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी में हमने क्या किया, मर्ज करा दिया, हमने मर्ज करा दिया। जैसे बीजेपी है, बीजेपी में क्या है, अभी जो आपके योगी आदित्यनाथ जी थे, इनकी पार्टी बीजेपी में पूरी तरह से मर्ज हो गई। ठीक, तो ठीक है। बाकी 1 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, 7 लोग जाएंगे, 10 लोग आज जाएंगे, तो उसका क्या, उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा आपके, उसका इफेक्ट आपके पड़ता है
दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें रोका गया था क्योंकि इसमें 2-4 लोग टूट के चले जाते थे, किसी दल को छोड़ के चुनाव लड़ते थे किसी से, किसी में चले जाते थे, उससे क्या होता था, उससे लोगों का क्या होता था, उससे लोगों का दिक्कत इस बात की हो जाती थी, लोगों को दिक्कत कि भैया देख इसमें क्या होता था कि सरकार को गिराने उसका कार्य लोग करते थे, अच्छी तरीके से बखूबी निभाते थे, तो इसके लिए ऐसा कार्य किया गया था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं, पंचायत से संबंधित नहीं भैया, याद रखना मैं क्या पढ़ रहा हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, भैया राज्य निर्वाचन आयोग तो ही करेगा ना, राज्य का सब्जेक्ट है तो कौन करेगा, हम करेंगे। फिर संविधान में 74वां संविधान संशोधन 12 अधिनियम 12, ठीक। अब देखो राज्य निर्वाचन आयोग पूछा, ठीक, तभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होगा, ठीक। एक पंचायत के भंग होने से के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। ये बातें तो समझ में आई, जब आप पूरी चीज को पढ़ते हो ना तो समझ में आ जाता है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें का जो 74वां संविधान संशोधन है अपना 74वां, ये पंचायती राज से नहीं, हमारा तो 73वां है, 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां किससे, नगर पालिका, ये नगर पालिका से, ठीक, ये नगर पालिका से, तो इसका आंसर आपका बी हो गया, यही आंसर क्या होगा, यही आंसर इसका बी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, अब तो खत्म हो गया, योजना आयोग को लागू करते थे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि पुरानी चीजें इसको भी जानना चाहिए, ठीक। ये क्या है, ये राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती थी, हाँ भैया योजना पर तो चर्चा करती थी, बिल्कुल करती थी, उसीलिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती थी, हाँ सुझाती थी, ठीक। ये 2 चीजें होंगी, क्या है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश भी प्रदान करती थी, बिल्कुल करती थी, ये तीन सही हो गए। और योजना में धन आवंटन सुझाती थी, धन आवंटन का इसका कार्य नहीं था, धन आवंटन में इसका कार्य नहीं था, इसका कार्य बस यही 3 में था, 1 2 3, 1 2 3 आंसर होगा इसका, क्या इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 तथा 3, यहाँ पे छूट गया था आपका आंसर में, 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, कब करेगा, राष्ट्रीय आपात कब लगेगा, राष्ट्रीय आपात 352 भैया कब लगेगा, और 356 होता है और 360 होता है, ये आपातकाल, ये आपात स्थितियां हैं, जब आगे आएंगे तो बता देंगे। अभी राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, 352 बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का, इसमें कब कर सकता है, कब कर सकता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात कब कर सकता है, तो इसमें कब कर सकता है, ये देख, एक बाहरी आक्रमण से होगा, ठीक, और एक क्या होगा, एक बाहरी, एक सशस्त्र विद्रोह से हो जाएगा, ये दोनों चीज से तो होगा, आंतरिक अशांति से तो कभी नहीं, क्यों है, कहे भैया मणिपुर, जब मणिपुर में हुआ जब मणिपुर का चल रहा था तो क्या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, नहीं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है, राष्ट्रीय आपात नहीं लगा था, ठीक, इसको याद रखोगे तो याद रहे। सांप्रदायिक संघर्ष, तो सांप्रदायिक संघर्ष 2 धर्मों के बीच में रोज लड़ाई हो रही, तो क्या हम वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, हाँ वहाँ राष्ट्रपति शासन है, अरे वहाँ पे हम राष्ट्रपति क्या आपातकाल की स्थिति घोषित कर रहे हैं, ऐसी बात किया क्या हमने ऐसी बात करी क्या, कहीं तो नहीं करी, तो आपको पता होना चाहिए क्या, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा हम इसको राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं, लेकिन अशांति, क्या है, आंतरिक अशांति के लिए नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखोगे, और क्या सांप्रदायिक संघर्ष के लिए आप नहीं रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए वक्तव्यों को में से 2 कथन ए तथा 2 दिया है, तो इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक, इसमें से कौन सा गलत है, कौन, इसमें क्या है क्या नहीं, इसको देखना पड़ेगा ना। अब 786 क्वेश्चन देखो, 786 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों भी, ठीक है। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय, हाँ ठीक है, ये भी सही, ए और आर दोनों से स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ए और आर क्या है, दोनों सही है, और ए की क्या व्याख्या भी हो रही है, यहाँ पे ए की भी व्याख्या हो रही है। चलो अगले क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समान सबको क्या समानता मिली हुई, विधि के समान सबको समानता मिली हुई, विधि के समान, इसमें तो पूछा कौन सा एक है, भैया समान आचार संहिता है, क्या समान आचार संहिता, ये आपका क्या है, डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, 336 से लेके 51 तक, और क्या है, आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है, ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक, इसको ध्यान रखोगे आप, ठीक। अब प्रेस की स्वतंत्रता आप देखने जाओगे, धर्म की स्वतंत्रता देखने जाओगे, विधि के समान समझता 14 से 18, ये सब देखते हुए जाओ, भैया आपकी मर्जी, लेकिन मैं जो रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए आपको इतनी जल्दी हो सके इसको पूरा करवा दूँ। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 9 10 11 और 12 मौलिक कर्तव्य अगर पूछ दिया जाए झटके से आपको क्या बताना है, 9 मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आपके 11 हैं। मूल अधिकार हम नहीं पूछ रहे, मूल अधिकार दूसरा है मेरे भाई, मूल अधिकार नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मौलिक कर्तव्य पूछा मैंने, मौलिक कर्तव्य पूछा, मौलिक कर्तव्य पूछा, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ये 11 हैं,
ये नहीं कि बाद में पता। इंडिया जो भारत है स्टेट कहा गया है, इसमें राज्यों का संघ यूनियन ऑफ टेरिटरी आपका कहा गया है इसमें। और 17 नंबर क्या है अस्पृश्यता का, 19 क्या है, 25 क्या, आप कमेंट में इसको बता दो। हाँ, और इसमें क्या अनुच्छेद 1 में दिया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान को किसने अर्ध क्वासी फेडरल कहा है? ठीक, डीडी बसु, एमबी पायली, जेनिंग्स और केसी व्हीलर, इसको किसने परिभाषित किया है या किसने इसको बताया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसको कौन क्या कहा है, कौन क्या कहा है। ठीक, इसमें कौन क्या क्या केसी व्हीलर जी ने इसको कहा था क्या भारतीय संविधान को क्या कहते हैं अर्ध संघ क्वासी फेडरल फेडरल कहा था। ठीक, अर्ध संघ कहा था। ठीक, पूरी तरह से संघ नहीं। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की आवश्यक विशेषता नहीं? संघवाद की लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, अध्यक्षात्मक शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए यहाँ इन्होंने क्या किया। अध्यक्ष ये कहाँ पे आपके अमेरिका में है, ये कहाँ है, ये अमेरिका में। ऐसी शासन व्यवस्था क्या है अमेरिका में। हमारे कहाँ हमारी संसदीय है, हमारी संसदीय क्या है, हमारी संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक, अध्यक्षात्मक हमारा नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, ये सब क्या है, ये सब संविधान जो लिखित संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता, शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्र में भारत की संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ऐसा भारत के संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 32, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद जो 32 है ये आपके किसका क्या करता है? अनुच्छेद जो 32 है ये आपको किसके लिए बताता था? इसको कई बार हम लोगों ने किया था, इसको हम लोगों ने कई बार किया था। अनुच्छेद 32 क्या है, इसी को संविधान की क्या अम्बेडकर जी ने इसी सबसे पूरे संविधान में सबसे अच्छा कोई कोई अनुच्छेद माना था तो आपने इसी को माना था। अब इस सब की व्याख्या तो बार बार होती जाएगी, तो ये सब तो चीज़ें आपको याद है। देखिए चीज़ क्यों बार बार बताई जाए यहाँ पे, क्योंकि टाइम भैया कम है मेरे पास। चल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आच्छादित नहीं? राष्ट्रीय स्वतंत्र का संरक्षण, ठीक, लोक स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करना, गोवध यानी हाँ का निषेध है, महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। इसमें देखो जो 393 क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया कि इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या हमने बात करी थी, देखो ये सब हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संरक्षण हम नहीं कर रहे थे, इसमें आपकी किसमें आच्छादित नहीं है, मतलब डीपीएसपी में आप नहीं कहा गया है कहीं पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा संरक्षण, ये नहीं। लोक स्वास्थ्य की सुधार की व्यवस्था हमने किया है, नीति निर्देशक तत्व में किया, गोवंश की हत्या के बारे में हमने किया है, महिला के सशक्तिकरण, समान कार्य समान वेतन की भी बात हमने करी है, समान वेतन समान कार्य की बात हमने कर रखी है इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग और सरकारिया आयोग। अब बताइए इसमें मैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप लोगों को एक ही तो केंद्र सरकार केंद्र और उसमें एक कौन किया था? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग का रट के मारो भैया, ये रट बैठो। सरकारिया आयोग ने किसको बताया था? केंद्र राज्य संबंध को, केंद्र और राज्य संबंध को कौन? सरकारिया आयोग। ठक्कर आयोग किसके बताया था? शाह आयोग क्या, मंडल आयोग क्या, ओबीसी आरक्षण की बात की जाती है। ठीक, आगे देखो, भारत में ये राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? भैया महाभियोग राष्ट्रपति का लाना है, तो राष्ट्रपति को लाना है भैया, तो क्या है, संसद है। देख मेरे भाई, संसद है, ये लोकसभा है प्लस राज्यसभा है प्लस राष्ट्रपति है, तो भैया किस में लाया जा सकता है? तो हम कहीं भी ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में क्या करते हैं, महाभियोग 61 ला सकते हैं। आर्टिकल 161 राष्ट्रपति पे क्या है, महाभियोग की व्यवस्था हम कहीं भी कर सकते हैं, तो हम कहाँ कर देंगे? संसद के किसी भी सदन में ला, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा, अब देख मेरे भैया, ये संसद है, संसद बनती है आपकी राज्यसभा और क्या बनती है, लोकसभा। ठीक, ये लोकसभा और बनती है राष्ट्रपति से। ठीक, ये राष्ट्रपति से बनती है। ठीक, यही बात तो है पूरी की पूरी यहाँ पे की गई है, इसमें कुछ और अलग से बात क्या की है, नहीं की गई है ना। आगे देखो, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों से संविधान भाग 4(1) को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भैया किसमें से जोड़ा गया? भाग 4(1) में क्या जोड़ा गया आपको पता है? भाग 4(1) में क्या जोड़ा गया? ये क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तो आप कंफ्यूजन मत थोड़ा कीजिए। ये 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। ठीक, एक इसी को क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। 44वां भैया ये 1978 का है, इसको ध्यान रखिएगा। और 46वां कुछ होगा, आप उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? आपात की घोषणा अनुच्छेद 356। कौन सी आपात? वित्तीय आपात तो ठीक है। ठीक, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 में कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का मामला 370 था, अभी भी हट गया है, तो आपातकाल क्या? आपातकाल नहीं है, ये इसको हम कर देंगे 352। और इसको कहते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर संपादन, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है 56 में, इसका 352 होगा। इसमें आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं, आंसर आप ए मार दोगे, बिना देखे बिना सोचे समझे, बिना देखे और सोचे समझे आप मार दोगे आंसर। क्या मारोगे? आंसर आप मार दोगे आपात की उद्घोषणा।
आपात की उद्घोषणा 352 में होती है, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हूँ। भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीव को संरक्षित रखने यानी रखने और उनकी दशा सुधारने के लिए अधिकृत है? ये क्वेश्चन डीपीएसपी वाला ही होगा। डीपीएसपी वाला संविधान में क्या संरक्षण की बात कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण की बात हम कर रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण की बात हम जब करेंगे तो अनुच्छेद 48A ही तो है, 48A है, क्योंकि 36 से 51 है मेरे भाई। 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी। इसमें सारी बातें कही गई, इसमें सारी बातें कहेंगे, इसलिए डीपीएसपी की बात मानना है तो अनुच्छेद 48(1) में क्या संविधान के संरक्षण की बात हमने करी थी, हमने संविधान के संरक्षण की बात करी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन हुआ? वित्त आयोग का गठन हुआ 280, इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइम 16वां वित्त आयोग चल रहा है आपका, 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और एनके सिंह क्या थे? 15वें के अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया क्या 16वें के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया क्या थे? आपकी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे। इसको भी बात याद रखिएगा। मैं तेजी में बताते हुए जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक है और मुझे इसको क्या कराना है, इसको मुझे आप लोग को सॉल्व करवा के इसको कंप्लीट करवाना है, इसको सॉल्व करा के कंप्लीट करवा देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आप। यदि भारतीय संविधान संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है, तो अगर नए राज्य का गठन करना है तो अनुसूची में किस अनुसूची सूची में हम क्या करेंगे? परिवर्तन करने हैं या तो उसमें संशोधन करने की हम प्रक्रिया, उसमें संशोधन करने की बात सोचेंगे, तो किस में करेंगे मेरे भाई? अभी मैंने वित्त आयोग को बताया ना, केंद्र राज्य में वित्तों का जो बंटवारा होता है वो वित्त आयोग करता है, 280 के तहत करता है, अनुच्छेद डी। अभी 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उसके अरविंद पनगड़िया जी क्या है? अध्यक्ष है। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इतनी बातें तो ध्यान रखो मेरे भैया। ठीक, अगली क्वेश्चन देख ले। आप लोग को क्या क्या पहली अनुसूची में हम करेंगे, हम पहली अनुसूची में करेंगे राज्यों के लिए, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। अब देखो, अब सारी अनुसूचियां आपको पता है और मैं बताऊंगा तो आप सोचोगे कि क्या एक ही बात बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि टाइम नहीं है, आपका रिवीजन की क्लास में ले रहा हूँ। जब इसको डिटेल बताऊंगा तो आपको सारी चीजें बताते चलूंगा। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की महान न्यायवादी का पद प्रावधानित करता है? महान न्यायवादी, न्यायवादी से समझ लीजिए यहाँ न्याय से संबंधित है और यहाँ राष्ट्रपति केंद्र में अगर देखो महान न्यायवादी होते हैं, एक महाधिवक्ता, दोनों की चीजें ध्यान रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। केंद्र में महान न्यायवादी जो होते हैं उनकी योग्यता और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता समान है, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। इतनी बार ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ देखो महान न्यायवादी न्याय से संबंधित है तो न्यायालय से संबंधित हो, न्यायालय से ही संबंधित सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाना और बताना। जो 76 आर्टिकल है ना, 76 आर्टिकल जो है, 76 आर्टिकल क्या है? आपके महान न्यायवादी से जुड़ा अनुच्छेद, इससे 76 से जुड़ा है तो सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 76 रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं। 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रहा है। अपराधों के लिए क्या दो सिद्धि के लिए संरक्षण दे रहा है? ये बात ये सही है। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपके सुमेलित है। 76 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कर रहा है। 76 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हम कहाँ लाएंगे मेरे भाई? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार संपत्ति पर कौन सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा है। और 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात हमने करी है। ठीक, हमने इसके लिए क्या क्या प्रबंधन की बात करी है। ठीक, तो अब बताओ ये जो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 76 है ना, ये गलत हो गया है। ये 76 जो मेरा, 76 की जगह हमारा क्या, ये 20 है और ये 21 है और ये 23 है। ठीक, ये 21 है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के कार्यों की स्वतंत्रता अनुच्छेद ये गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता भैया कहाँ पे दी गई थी? धार्मिक स्वतंत्रता आप बताओगे कहाँ पे की गई है? किस मौलिक अधिकार में आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई? मूल अधिकार में स्वतंत्रता की बात कही गई। आप इसको कमेंट में बताओ, सारी चीज नहीं बताना है। ठीक, इसको आपको लेके चलते हुए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है, आपको इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करिए भैया। संविधान का भाग क्या है? भाग 15। संविधान का भाग 15 किस चीज से संबंधित है? संविधान का भाग 15 आपको किस चीज से संबंधित है? अभी मैं बताया हूँ। 15 भाग क्या है? निर्वाचन और 368। संविधान का क्या ये बताइए? 17वां भाग है। संविधान का 17वां भाग किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग। ठीक, और संविधान के 18 भाग है। 18 किससे है? 18 आपात उपबंध से है कि नहीं है? 18 आपके किससे है? 18 जो है आपका आपात उपबंध से। और 20 आपका संविधान संशोधन, सॉरी ये जो मैंने बोला निर्वाचन 324 में, आर्टिकल 324, संविधान संशोधन 368 में है। आपात उपबंध क्या 352 से शुरू होता है। राजभाषा आपका 343, इसको याद रखना। 15 नंबर में क्या है? निर्वाचन। 17 नंबर में राजभाषा। 18 नंबर में क्या है? आपात उपबंध। 20 में क्या? संविधान का
संशोधन। इसको जरूर याद रखना, इसको नहीं भूलना, इसको नहीं भूलना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन पे ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग से क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया। अब 9वीं अनुसूची में तो आपको पता है, 10वीं अनुसूची दल बदल, 12वीं और 13वीं, भारत में 13वीं अनुसूची है ही नहीं। 9वीं और 10वीं दल बदल से होगी। 9वीं किससे, राज्य भूमि सुधार आयोग वाला भी इसी से संबंधित था। संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची में ही परिवर्तन होता है। 1951 और 52 में जो संशोधन हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में हम किसकी बातें करते हैं, नगर पालिका की बात हम 12वीं सूची में कर लेते हैं। उसमें सब्जेक्ट और उसके अधिकारों की बात हम करते हैं, उसके सब्जेक्टों और उसके अधिकारों की बात हम उसमें करते हैं मेरे भाई, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह, अनुच्छेद 21(1) जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित को भारत के संविधान में जोड़ा गया। 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां और 88वां। 86वां संविधान संशोधन सबको पता है क्या है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक, शिक्षा से संबंधित, इसी में शिक्षा के प्रावधान की बात हमने करी थी। बाकी सारे प्रावधान इसमें उससे हमारे कुछ रिलेटेड नहीं, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसको बाकी हम किसी चीज से कोरिलेट नहीं करेंगे, उसको कोई किसी चीज से हम लोग कोरिलेट नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, शक्ति है। अनुच्छेद 239, 174, 200, 213। देखो मेरे भाई, ये जो 200 ये राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसमें आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम और आप क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। ठीक, ये 213 का, वहाँ 123 देखो मेरे भाई, वहाँ 123 क्या था, अध्यादेश जारी करना था। अध्यादेश कौन जारी करता था वहाँ पे, राष्ट्रपति। 213, ये जो 213 वाला अध्यादेश है ये कौन, राज्यपाल कर देंगे। ये क्या करेंगे, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर। सेम कंडीशन वही होती जो वहाँ पे है, वही कंडीशन यहाँ पे होती है, वही कंडीशन यहाँ पे होती है। ठीक, इसको आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अभी मैंने बताया था 108 संयुक्त अधिवेशन, बुलाना, उसको घोषित करना, स्थगन करना, सब अलग अलग बातें हैं। इसमें लोकसभा की क्या है, दोनों को जो बिठा के जो अध्यक्षता की जाती है, राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं कि दोनों की अध्यक्षता करे। वो क्या करता है, राष्ट्रपति के पास इसकी अध्यक्षता करने की क्या शक्ति है, अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो इसका लोकसभा का अध्यक्ष ही क्यों करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंध नहीं रखता। स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। अब देखो इसमें से पूछा कि जो सिंपल गवर्नमेंट है हमारी, लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, उसमें किसकी व्यवस्था हम नहीं करते, तो हम किसकी की नहीं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण हम नहीं करते, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण हम नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अभी इससे पहले मैंने बताया था, धन विधेयक 110 में परिभाषित किया गया था। ये सबसे आर्टिकल, ये सब सारी चीजें, और कौन डिसाइड करेगा, कौन, वित्त मंत्री से कोई मतलब नहीं, राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, इनसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि वित्त विधेयक जो है, ये वित्त विधेयक जो है यहाँ पे कोई विधेयक, धन विधेयक जो है ये लोकसभा का इस पर पूरी तरह से अधिकार है। तो इसको डिसाइड वही करेगा, कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। किसी भी विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय किसका है, लोकसभा के अध्यक्ष का है, लोकसभा के अध्यक्ष का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार है, कनाडा एकात्मक सरकार है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है, फ्रांस में एकात्मक है, कनाडा में भी क्या है, एकात्मक संविधान नहीं, एकात्मक संविधान सरकार नहीं, एकात्मक संविधान वहाँ पे नहीं है। उसमें केंद्र राज्य संबंध की हमने बात की है। उसमें जो कनाडा के संविधान की मुख्य विशेषता है, आपको बताना पड़ेगा इसमें कमेंट में कि क्या है, इसको आप बताइए मुझे। राज्यसभा का सांसद निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। न्यूनतम आयु देखो क्या है, 21, 25, 30 और क्या है 35। मैंने बोला था पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए, ठीक, पंचायती राज, ये क्या है, विधायक बनने के लिए आपकी उम्र है, ये है विधायक बनने के लिए, और सांसद भी बन सकते हैं आप इसमें। ठीक, ये है राज्यसभा, ये है राज्यसभा और क्या है, राज्यसभा और किसके लिए, राज्य विधान मंडल के द्वारा, राज्य विधान परिषद के द्वारा। और 35 क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के लिए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी।
यहाँ पूछा है कि निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम राज्यसभा के लिए का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु उम्र की जरूरत होती है भैया आपको? बस 30 साल। कितनी उम्र की जरूरत होती है आपको? सिर्फ और सिर्फ 30 साल की। चलो आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? सरकारिया याद करो, भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। तो ये किससे संबंधित है? हमारा भाग 11 जो है किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र और राज्य के संबंध से। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय के से किसी विधि प्रश्न पर परामर्श मंत्रणा लेने का अधिकार किसे प्राप्त? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इसमें ले सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसमें वो सब ले सकता है कि हाँ भैया कौन क्या है कैसे। तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं पूछ सकते हैं। ये राष्ट्रीय जो होता है 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ सकता है किसी भी जानकारी। विधि मंत्री से कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति उस परामर्श को लेता है। राष्ट्रपति परामर्श को जरूर लेता है। तो जब जरूर लेता है राष्ट्रपति परामर्श को से, तो इसमें कहने का इनका मतलब था कि क्या वो मानने के लिए बाध्य है कि नहीं बाध्य है, वो मानने के लिए बाध्य है कि नहीं बाध्य है। तो इसकी बातें तो होगी नहीं बाध्य। ये है आपका क्या? ये है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस में लेगा भैया? 143 क्या है? 143 क्या है आप हमको इसको बताइएगा। 143 है क्या? ठीक, ये 143 आर्टिकल है क्या? ठीक, इसको आप बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या। भारतीय संविधान का 79वां संविधान अधिनियम सम्मिलित है। 79 क्या केंद्र राज्य संबंध से था, या मौलिक अधिकारों से था, या संसद की शक्तियों से था, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के से संबंधित था? तो भैया किससे संबंधित आपको पता है? लोकसभा में जो था, लोकसभा राज्य विधान सभाओं के या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित था। क्या आर्टिकल या 19वां संविधान संशोधन? इसको मत भूल जाइएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि सब बहुत जरूरी अमेंडमेंट होते हैं। जो संविधान संशोधन है बहुत जरूरी अमेंडमेंट है, इसको आपको जानना बहुत ही अति आवश्यक होगा, अति आवश्यक होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अच्छा ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केवल अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केवल परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक, अपीली तथा परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भैया भारत के संविधान में जो आपका जो भारत के संविधान में जो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, वो अपीली सबको क्या किया गया? ये आपको ये है जो सबको दे दिया है। सबकी व्यवस्था है क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आर्टिकल 124 है आपका। आर्टिकल 124 भारत का एक क्या स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। क्या होगी? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका तो होगी लेकिन वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी, किसी के अधीन नहीं होगी। इसको आपको नोट कर लेना है, इसको आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या। भारतीय संघ को परम संघ, पारमाउंट फेडरेशन किसने कहा था भैया? CH एलेक्जेंडरी बीच, AP जोशी, MP शर्मा, के संथानम और SG बनर्जी। इसने कहा था भारतीय संविधान के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कौन पूछा? CH एलेक्जेंडरी बीच, यही इन्होंने कहा था भारतीय संघ को परम संघ की संज्ञा दी। चलो, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? किसी राज्य का, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल जब लग गया तो उसमें भैया क्या बढ़ाया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब आपातकाल के द्वारा राज्य की विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे। राज्य की विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? इनको भी कोई अधिकार नहीं है। राज्य के राज्यपाल का तो कोई अधिकार ही नहीं। राज्य विधानमंडल के द्वारा नहीं, संसद पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। क्या है? आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल। 352 आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट, यानी भारत की संसद इसको बढ़ा सकती है। आगे देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है? अभी देखो, अभी ये चीज हमने पढ़ के आगे हम लोग पढ़ के आए हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। तो किसको कहाँ पे भैया उल्लेखित है? कहाँ पे? भाग 10 आपके किससे संबंधित है? आप ध्यान रखिए, आप देखो, आप इसको ध्यान से करते हुए आप देखिए, देखते हुए चलिएगा। ये नहीं कि बाद में सर मैं भूल गया, कुछ नहीं। आगे देखो, किस रीट को जारी करने का उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोकता है? अच्छा, अब देखो, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के अपने ऊपर वाले न्यायालय नीचे वाले को कहते हैं कि आप ये कार्य आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, आप इसको नहीं कर सकते। तो जो रीटें जारी होती है उस रीटों के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा की गई। तो रीट के बारे में जो चर्चा की गई है, अब देखो कौन सी ऐसी रीट है जिसमें आपको करना प्रतिषेध करता है, मतलब आपका अधिकार नहीं है, प्रतिषेध हम करते हैं, प्रोहिबिशन का कार्य हम लोग करते हैं। ठीक, अब आगे देखो, ये सब अधिकार, ये सब रीटें आपको पता होना चाहिए, ये सब रीटों के बारे में आपको जानना चाहिए, ये सब रीटों के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो,
यूनिवर्सल मानवीय अधिकारों की घोषणा का संबंध है भारतीय संविधान से, फ्रांसीसी क्रांति से, राष्ट्रसंघ से और संयुक्त राष्ट्र संघ से। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या यूएनओ से, यूएनओ ये है यूएनओ से। आपका यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बनता है। ठीक है, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को। ये क्या है? ये सार्वभौम यूनिवर्सल मानवीय अधिकारों की घोषणा का संबंध किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूएनओ से। ठीक, यूएनओ से है, इसको आप मत भूल जाइएगा। 24 अक्टूबर 1945। चलो आगे देखो। इस अनुच्छेद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है? राज्यसभा किसमें बनेगी? संसद को हम बना लेंगे, हम राज्यसभा को भी बनाएंगे। तो जब राज्यसभा का उल्लेख का आप चर्चा करें, 79 में संसद को लाते हैं तो 80 में किसको लाते हैं? 79 में उसको लाएंगे तो 80 में किसको लाना है मेरे भाई? 80 में आपको राज्यसभा को ला देंगे, 80 में राज्यसभा को लाना। चलो, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तदर्थ, हाँ 127, 127, 124 क्या है, 126 क्या है, 128 क्या है, 127 क्या है? 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिनंग है। ठीक, अच्छा, राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, राज्यपाल विधान परिषद के 1/7 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसमें से पूछा है असत्य कौन सा गलत? राज्यपाल क्या है? ये राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल का अभिनंग है। हाँ, तो जैसे संसद में कौन है? राष्ट्रपति है। तो राज्य विधानमंडल क्या है? राज्यपाल के लिए, ये राज्यपाल के लिए बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल भंग करने की शक्ति है, बिल्कुल है। राज्य 213 में क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, कर सकता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा है 1/7 सदस्य, 1/7 सदस्य मनोनीत करता है। आप हमको इतना बताइए, कमेंट में बताइए कितने सदस्य को नियुक्त करता है? 1/7 सदस्य तो नहीं करता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध का उल्लेख किया गया? दोनों के बारे में बात हमने करी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब देखो, ये किसमें हमने बात करी है भैया, इनके लिए ध्यान रखना। ये बात की को आपको बताना है कि किसमें इसकी बात चर्चा हमने करी थी। ये क्या है? वो दूसरा जो तीसरा है ना, तीसरा अनुच्छेद है, जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें हमने उसकी शपथ उपत के बारे में बात करी है। दूसरी बात दूसरे में किया है ना, दूसरे में उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते की बात जब इसमें होती है, इसी में हम दूसरी अनुसूची में क्या किए? इनके 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 न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में कुछ ऊपर बात कर रखे हैं। नीचे दिए गए, अब देखो ये क्या, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बन सकता। गलत बात है, बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल सही है। ये गलत और आठ सही है। इसमें ये गलत है और आठ सही है। ये गलत और सही है। ठीक, ये गलत और आठ सही है। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है भैया? अब देखो, ये 249 विषय आपको पता है, किस लिए 263 भी पता होना चाहिए, 270, 355। ये पूछा है राज्य विधान, क्या राज्य संविधान के अंतर राज्य परिषद की बात यहाँ पे इन्होंने करी, अंतर राज्य परिषद की बात हमने करी। तो क्या अंतर 263 में अंतर राज्य परिषद भाई क्या है? अंतर राज्य परिषद की बात हम कर दी है। ठीक, ये क्या है? 263। 265 क्या है? दो नदियों, जब दो राज्यों की नदियों के जल के बंटवारे को लेकर। 249 क्या भैया? ये आप पता है? 249 राज्यसभा इस पे हावी है, इस पे राज्यसभा हावी है। 355 के 56 से पहले आपको पता है राष्ट्रीय आपात से इसका कुछ ना कोई संबंध या लेना देना जरूर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के कौन सा भाग पंचायतों की संरचना की और शक्तियों के संबंधित? पंचायत की शक्तियों और संरचना की कई बार बातें हमने कर ली, कई बार बातें कर ली। 11 नंबर, हम 11 नंबर की बात करेंगे या 9 नंबर की बात करेंगे, आप बताओ। तो पंचायतों के बारे में हमने जो बात करी है, पंचायतों के बारे में जो हमने बात करी है, इसकी व्याख्या हम कहाँ कर रहे हैं? इसकी व्याख्या हम आई एक्स में कर रहे हैं। ठीक, आई एक्स में कर रहे हैं, यानी 9, यानी भाग 9 में कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या, भारत के सामान्य बजट से रेल बजट पृथक के बारे में निम्नलिखित कथन में बात करिए। ठीक है भैया, पहले एक में होता था, अब अलग अलग होने लगा। पहले एक में होता था, अब अलग अलग होने लगा है। तो अलग अलग होने लगा, तो इसके लिए इन्होंने पूछा कि क्या कारण से? रेल वित्त प्रबंधन में लचीलापन लाने के लिए। चलो ठीक, रेल नीति के प्रति व्यापारिक गलत है। रेल राजस्व और आश्वासित वार्षिक अंशदान नहीं। रेलवे को इस योग्य बनाने की कि वे अपने लाभों को अपने स्वयं के विकास में
लगा दो यार, लगा सके रख सके। एक और चार आंसर इसका बिल्कुल सही। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अगला क्वेश्चन स्लाइड खाली गई मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 829 नंबर क्या कह रहा है। 829 नंबर में क्या कह रहा है, 829 नंबर में जो कह रहा है ये देखो आप। इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक माना जाता है यदि किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, हेरफेर। ठीक, तो सरकार द्वारा धन उधार लिए जाने के विनिमय के संबंध में हाँ भैया ठीक है। भारतीय की संचित निधि से धनों को क्या विनियोग के संबंध में उत्पन्न करता, ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इनमें से क्या सही है, इनमें से आपका 1 2 3 4 चारों सही है। ये क्या है, धन विधेयक 110 धन विधेयक जो है ये धन विधेयक से सभी धन विधेयक से सभी क्या है, सभी संबंधित है, सभी संबंधित है। इसको आप भूलिएगा नहीं, धन विधेयक से क्या है, सभी सम्मिलित है, इसमें सभी सम्मिलित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बजट को अधिनियमित करने के लिए भारत की संसद की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। भैया इसमें से कौन सा एक कथन सही है, आप देखिए। यह किसी कर को बढ़ा सकती है किंतु घटा नहीं सकती। क्या बात सही है, ये किसी भी कर को बढ़ा सकती है और साथ ही उसमें क्या घटा भी सकती है और उसका उन्मूलन भी कर सकती है। कौन सा कथन सही है पूछा है। यह कोई भी कर को बढ़ा नहीं सकते और किंतु उसमें घटा सकता है। भैया 830 देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते जाओगे आंसर आपके हाथ में तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें से पूछा है कौन सा एक कथन सही है। यह किसी भी कर को क्या बढ़ा सकती है तथा साथ ही उसे घटा भी सकती है, उसका उन्मूलन, उसको खत्म भी कर सकती है। इसमें क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, माइनस भी कर सकती है, जीरो भी कर सकती है। क्या है, ये हम तीनों कर सकती है, तीनों कर सकती है। कौन का, संसद की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की बजट की अधिनियमित, ये बजट के समय की हमने बात करी, ये हमने बजट के समय की बात करी है, हमने बजट के समय की बात करी है। ये क्वेश्चन आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। 1 मिनट के लिए आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ा सा मौका दे दीजिए, बस 1 सेकेंड का, बस क्योंकि हम थोड़ा पानी पी के आ जाते हैं, पानी पी के। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही क्लियर ना, आवाज़ आ रही नहीं क्लियर। चलिए आगे आगे ला देख लिया जाए। एक मिनट, मैं पेन छोड़ दिया कहीं, नहीं यहीं पे पेन नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, पेन यहीं पे है, कहीं छुट्टी नहीं है पेन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा व्यवधान, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ा मुझे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। विनियोग विधेयक पर संसद की बहस के बारे में निम्नलिखित में से विनियोग विधेयक, जो विनियोग विधेयक होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विनियोग विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, हम विनियोग विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, विनियोग विधेयक के बारे में अब बात हो रही है। मैं कितने 831 क्वेश्चन, 830 पे ही बस करते हैं।